दो देश जापान और अमेरिका एनर्जी फ्यूल को लेकर कोल्ड वॉर में एक दूसरे के आमने सामने थे। लेकिन फर्क इतना था कि ये लड़ाई भविष्य में नहीं बल्कि समय में पीछे जाकर लड़ी जा रही थी। तो क्या होता है इस लड़ाई का नतीजा और कौन बिगाड़ता है किसका खेल, जानते हैं आज की हमारी इस कहानी में। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साल 2024, जगह जापान यूनिवर्सिटी। आज यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें देश के परिवहन मंत्री भाषण दे रहे हैं। इस भाषण के दौरान उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बैठे विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा, क्या यहाँ पर कोई है जो मुझे ये बता सके कि हम आने वाले ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंज को कैसे काउंटर कर सकते हैं। तभी भीड़ में से एक लड़का हाथ उठाकर कहता है कि आई नो द आंसर। मंत्री ने कहा कि हाँ बिल्कुल बताओ। लड़के ने कहा कि सर, मेरा जवाब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई टाइम मशीन होती तो हम उसका इस्तेमाल करके पास्ट में जा सकते थे और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे जिसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर कोई रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ी है तो इसका कारण है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का बढ़ना। आज के समय हम लोग नेट ज़ीरो कार्बन के बारे में बातें करते हैं, लेकिन अगर यही हमने आज से कुछ सालों पहले सोचा होता तो शायद आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती। इस लड़के का जवाब सुनकर मंत्री साहब के कान खड़े हो गए और वो काफ़ी अचंभित भी हुए। शायद वो इस लड़की की सोच से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने बताया, मेरा नाम राहुल है और मैं एनवायरमेंटल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पूरे रास्ते भर में मंत्री जी के मन में बस यही एक बात चल रही थी कि क्या ऐसा मुमकिन है। वैसे सारे नेता एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं जो सल्यूशन पर काम करना चाहते हैं और इसलिए मंत्री जी ने अगले दिन एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल थे। एक आइडिया को डिस्कस किया जाता है और इसे प्रोजेक्ट अर्थ का नाम दिया जाता है और इसकी डेडलाइन 2034 रखी जाती है। अब तकरीबन 10 साल बीत चुके थे। राहुल की उम्र भी अब लगभग 31 साल हो चुकी थी। उसकी अपनी एक छोटी फैमिली थी और वो लोग टोक्यो में अपनी जिंदगी जी रहे थे। पेशे से राहुल अब एक एनवायरमेंटल रिसर्चर बन चुका था और उसने इस फील्ड में काफ़ी तरक्की भी करी। एक रोज़ उसके घर पर एक अनोनिमस लेटर आता है जिस पर एक एड्रेस होता है और ये लिखा होता है कि आपको अगले दिन सुबह 11 बजे यहाँ पहुँचना है। एड्रेस था जापान रिसर्च सेंटर। पहले तो उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन कुछ ही देर में उसके सेल फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक कोड लिखा होता है और इत्तेफाक से यही कोड लेटर पर भी मेंशन था। तभी उसे एक कॉल आती है। कॉल के उस तरफ एक लड़की होती है जो उसे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको जापान सरकार द्वारा एक कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने का मौका मिला है। आप प्लीज़ अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म करें। वो कहता है कि ठीक है, मैं कल पहुंचता हूँ। वो अगले दिन रायसीना हिल्स पहुंचता है और वहाँ उसे 2 और लोग मिलते हैं जिन्हें भी यही लेटर मिला था। मीटिंग में कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो इन तीनों लोगों को कहते हैं कि जापानी सरकार का एक खुफिया प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट अर्थ, जिसे हमारे पुराने परिवहन मंत्री जी ने खास मकसद से शुरू किया था। हमारा लक्ष्य है कि हम पास्ट में जाएं और इंसानों को उन गलतियों को करने से रोकें जिनकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। ये सब सुनते ही राहुल को एक शौक लगता है और वो कहता है कि मुझे याद है, मैंने 10 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी से अपनी बातों को शेयर किया था। मुझे पता नहीं था कि वो इसे इतना सीरियसली ले लेंगे। राहुल के अलावा यहाँ पर अंकिता और कौशल 2 अन्य लोग भी थे जो पेशे से एक एनवायरमेंटल रिसर्चर थे। इन्हें उस टाइम मशीन के बारे में बताया गया और कहा कि तुम्हें पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में जाना है। तुम्हारा काम एक एजेंट की तरह होगा और तुम्हें उस समय के लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में जागृत करना है और साथ में इथेनॉल के बारे में भी जानकारी देनी है। ये प्रोग्राम एक टेस्ट की तरह है। तुम्हारे वहाँ जाने के बाद और इन चीज़ों को करने के बाद अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आएंगे तो हम तुम्हें तुरंत वापस बुला लेंगे और हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारी एक बेहतर कोशिश रही थी।
इतना कहकर एक डेट डिसाइड करी जाती है और उसके हिसाब से इन तीनों लोगों को 1880 के समय में फ्रांस में भेजा जाता है। उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे धीरे यूरोप के कुछ हिस्सों में शुरू हो चुका था। ये तीनों लोग अब उस समय के लोगों के साथ धीरे धीरे घुलना मिलना शुरू कर चुके थे। ये लोग फ्यूचर से आए हुए एजेंट्स थे और इनका काम बीते समय के लोगों को इन्फ्लुएंस करना था। उस समय अरब देशों ने बड़े लेवल पर तेल की खोज नहीं करी थी। मिडिल ईस्ट के कई ऐसे इलाके थे जहां अभी भी किसी को ये नहीं मालूम था कि उनके जमीन के अंदर तेल मौजूद है, और ये बात इन तीनों लोगों को भली भांति मालूम थी। इन्होंने सोचा कि यही अच्छा मौका है कि लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में बताया जाए, ताकि इंसान फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना करे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, ब्लू हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरह के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऑप्शंस थे जिनका इस्तेमाल करके पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता था। ये तीनों लोग पूरी प्लानिंग के साथ वहां गए थे और इन्हें इन सभी फ्यूल्स की जानकारी अच्छे से थी, जैसे कि इसे बनाया कैसे जाता है और इसका प्रोडक्शन शुरू कैसे करना है। फ्रांस में उन्होंने अपनी एक लैबोरेटरी स्थापित करी जिसका लाइसेंस इन्हें मिल चुका था। कम समय में इन्होंने वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। कुछ ही दिनों में इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और मीडिया में ये बात फैला दी कि एक नए फ्यूल का आविष्कार किया गया है जिसे एथेनॉल कहा जाता है। कुछ ही समय में इन्होंने इस फ्यूल का इस्तेमाल करके गाड़ी तक को चला दिया था और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरफ फैलना शुरू हो चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी इन तीनों के बारे में एक कंपनी को मालूम पड़ता है, फ्यूचर फ्यूल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यहाँ से आता है कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी कल्पना भी इन तीनों ने नहीं करी थी और ना ही फ्यूचर में बैठे वैज्ञानिकों ने करी होगी। दरअसल फ्यूचर में जाकर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने का आइडिया सबसे पहले जापान को ही नहीं आया था, बल्कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कुछ देश इस कॉन्सेप्ट पर पहले से काम कर रहे थे, लेकिन उनके इरादे थोड़े से अलग थे। अमेरिका ने अपने विजन के तहत ये सोचा था कि अगर भूतकाल में लोगों को कच्चे तेल के बारे में पहले ही मालूम पड़ जाता तो शायद अमेरिका समय से पहले और भी ज़्यादा एक एडवांस्ड कंट्री बन चुका होता। इसलिए उन्होंने सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के साथ समझौता करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जो काफ़ी सालों से चल रहा था। लेकिन अब उन्हें जापान के इंटेंशन के बारे में भी जानकारी हासिल हो चुकी थी और उन्हें लगने लगा था कि जापान उनके सभी इरादों पर पानी फेर सकता है अपने इस ग्रीन एनर्जी के विजन के चलते। फॉसिल फ्यूल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की ये लड़ाई अब एक विकराल रूप ले चुकी थी। फ्यूचर फ्यूल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो कंपनी थी जो अमेरिका के मिशन के तहत फ्यूचर से गए हुए लोगों ने खड़ी करी थी, और इन्होंने ये बात कंफर्म करके फ्यूचर में बैठे अमेरिका के वैज्ञानिकों को बता दिया था कि जापान कुछ बड़ा कर रहा है। अमेरिका सीधे तौर पर तो जापान को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी वही सब कर रहा था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि जापान के इन एजेंट्स को पास्ट में ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिकी लोग जितना चालाक खुद को समझते हैं उतने ये है नहीं। इस कंपनी पर राहुल और उसके साथियों की नज़र पड़ चुकी थी और कुछ हद तक शक तो उन्हें भी हो गया था। अब इन्होंने भी प्लान बना लिया कि क्यों ना इन्हें ही खत्म कर दे तो शायद ये बात आगे ही ना बढ़े। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था। उस जमाने में इन दोनों गुटों के बीच में एनर्जी को लेकर कोल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। जापान के इन एजेंट्स ने अमेरिकी कंपनी की नाक में दम कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि फ्यूचर में बैठे मास्टरमाइंड अमेरिका को मजबूरन अपना एक डेलीगेशन जापान भेजना पड़ा और खुलकर अपने और जापान के प्रोजेक्ट पर बात हुई और फैसला ये लिया गया कि दोनों देश अब अपने इस खुफिया प्रोजेक्ट को बंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि अमेरिका तेल ढूंढ रहा था, तो वहीं जापान एक नई एनर्जी की रचना करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका था और लोगों में अवेयरनेस भी जाग चुकी थी। तो भले ही प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया हो, लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ चुकी थी कि फ्यूचर को अगर बचाना है तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जो पृथ्वी के वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने समय से पहले ही ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया था और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।